गर्म पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। गर्म जल का प्रयोग, ये हो गया आज 16। गर्म जल का प्रयोग गर्दन के ऊपर के भाग पर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सिर एवं आंखों पर गर्म जल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। भाप स्नान जैसे गर्म उपचार में भी सिर को बाहर रखते हुए इसे गर्मी से बचाना चाहिए। ये बात भी सच है ना। सो हम लोग जो नेचुरोपैथी में स्टीम बात होता है, इसीलिए वो उसमें गर्दन बाहर रहती है। अभी जो जिम कल्चर शुरू हुआ है उसमें क्या है, बॉडी पूरी अंदर, सावना बाथ में बॉडी पूरी अंदर, जिसमें अलग अलग तरह की हीट होती है, लेकिन वो क्या है, एक माइल्ड हीट ही बॉडी ले पाती है। तो इसलिए सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए जिसमें गर्दन बाहर रहती है और भाप पूरी बॉडी पे आती है और सिर को हम ठंडा रखते हैं। जब हम एक्ने के लिए फेस स्टीम देते हैं तो भी हम हल्का स्टीम लेने के बाद ठंडी टॉवल रखवाते हैं। सो उसमें बहुत तेज हीट नहीं होनी चाहिए। रोग की अति तीव्र अवस्था, गंभीर जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगी, वृद्ध रोगी एवं गर्भवती स्त्री पर अधिक गर्म एवं ठंडे जल के प्रयोग से अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट ये है कि ज्यादा गर्म एवं अधिक ठंडे जल के प्रयोग से अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब ये है कि जितना पेशेंट को बर्दाश्त हो उतना ही। ठीक है। इस प्रकार की अवस्था में एकदम से गर्म एवं ठंडे जल का प्रयोग रोगी पर नहीं करना चाहिए। ठंडे जल के प्रयोग करने से पूर्व शरीर को थोड़ा गर्म अथवा ऊर्जावान बनाकर ही ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ठंडे जल का प्रयोग हमने पहले भी बताया कि बॉडी गर्म हो तभी आप गीली सूती चादर की लपेट करेंगे। अगर बॉडी गर्म नहीं है तो थोड़ी देर सनबाथ करा दीजिए, धूप में बैठ जाए व्यक्ति, या बॉडी को वाइप कर ले। जब उस जगह पर गर्मी आ जाए तब करेंगे। अगर शरीर ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है तो आप ठंडे जल का उपचार नहीं करेंगे। इसी तरह ऑलरेडी गर्म पड़ा हुआ है ना, ठंडा पड़ा हुआ है तो ठंडे जल का उपचार नहीं करेंगे, और ऑलरेडी गर्म है तो गर्म जल का उपचार नहीं करेंगे। जैसे हाई फीवर है तो आपने हॉट फुट बाथ दे दिया, स्टीम बाथ दे दिया, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तब आप ठंडे जल का उपचार करेंगे कि बॉडी खुद ही गर्म है और उसको गर्मी को निकालना चाहती है। एक्चुअली जूस पी रहे थे और तुरंत क्लास बोल, एक सेकेंड पीजिए, पानी लेके आती हूँ। तो ये समझना चाहिए सबसे पहले ट्रीटमेंट देने के उपरांत, मतलब कि ट्रीटमेंट जब आप डिजाइन कर रहे हैं कि रोगी की अवस्था कैसी है, और रोगी को जैसे टेम्परेचर की बात थी कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जरूरी है कि उसका अपना कैलिबर कितना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पानी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और कभी भी हाईएस्ट टेम्परेचर पे नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे ट्रीटमेंट का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ठंडे जल के उपचार के उपरांत रोगी को एकदम से आराम नहीं करना चाहिए, अपितु रोगी को कुछ समय के लिए टहलना अथवा भ्रमण करना चाहिए। मान लिया किसी को हमने नॉर्मल पानी का हिब्बात दिया, तो हिब्बात के बाद या ताजे पानी का हिब्बात दिया या ठंडे पानी का दिया, सिर्फ ठंडे पानी का, तो आपको उसको कहना चाहिए कि उसके बाद आपको वॉक करना है या ब्लैंकेट ओढ़ के लेटना है, मतलब उसकी बॉडी को गर्म करना है वापस से। तो ठंडे जल का कभी भी उपचार करेंगे तो बॉडी को आप और गर्म कराएंगे। जल चिकित्सा के अंतर्गत भाप एवं बर्फ के प्रयोग में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। बर्फ एवं भाप का प्रयोग तंत्रिकाओं का सीधा प्रभाव करता है, तो इसके प्रयोग अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। रक्तस्राव की अवस्था में गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपको पता ही है कि अगर घाव ब्लीडिंग हो रही है, बाहर हो रही है स्किन पे या अंदर हो रही है, तो हम गर्म जल का प्रयोग नहीं करेंगे। आंतों में घाव एवं आंतों में अल्सर की अवस्था में गर्म जल का आंतरिक प्रयोग जैसे कुंजल व एनिमा आदि नहीं करने चाहिए, और न सिर्फ अंदर, बाहरी प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।
गर्म जल के अधिक लंबे समय तक प्रयोग करने से त्वचा की सबसे बाहरी परत को हानि पहुंचने लगती है। अधिक गर्म जल को लंबे समय तक प्रयोग करने से त्वचा में उपस्थित संवेदी तंत्रिकाएं मृत हो जाती हैं, जिसके कारण त्वचा एवं शरीर में संवेदनहीनता की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए डेली स्टीम बाथ रिकमेंडेड नहीं है और डेली स्टीम बाथ के बाद आपको शावर लेना चाहिए, उसे तुरंत स्किन को ठंडा कर लेना चाहिए। संवेदनहीनता की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ साथ गर्म जल का अधिक लंबे समय तक प्रयोग करने से मांसपेशियों का स्वाभाविक बल भी कम होने लगता है एवं त्वचा लटकने लगती है। तो बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो जो आपके टिश्यूज हैं वो लूज पड़ जाएंगे और त्वचा जल्दी से ढीली हो जाएगी, टाइटनेस उसकी जो स्वाभाविक तनाव है वो खत्म हो जाएगा। जल चिकित्सा सदैव खाली पेट ही देनी चाहिए। हम जल चिकित्सा के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, अपितु कम से कम आधे से 1 घंटे के उपरांत ही कुछ आहार ग्रहण करना चाहिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, अपने साथ भी देखा कि बहुत हड़बड़ में क्लिनिक आए और उन्होंने कहा कि अरे मैम पेशेंट नहीं है, आ जाइए आपको दिला देते हैं स्टीम बाथ, और हम नाश्ता करके आए हुए थे तो उससे बहुत एसिडिटी डेवलप हो जाती है तुरंत, जबकि अपने को लगता है कि अरे थोड़ा भी लिक्विड खाया हुआ है, थोड़ा सा तो खाया हुआ है, उससे नुकसान ही होता है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो खाना खाए हुए 3 घंटे आराम से हो चुके हो, कुछ भी खाए हुए, और अगर लिक्विड या फ्रूट्स खाए हैं तो भी 1 घंटा हो चुका हो, तभी जल चिकित्सा का कोई भी विधि करनी चाहिए। जल चिकित्सा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदैव साफ स्वच्छ जल की ही चिकित्सा प्रयोग करनी चाहिए। इसके उपरांत इस प्रकार उपयोग सावधानियों को ध्यान में रखकर चिकित्सा करने से विभिन्न सामान्य एवं गंभीर रोगों के उपचार में जल चिकित्सा लाभकारी प्रभाव देती है। इन सावधानियों के अनुसार चिकित्सा करने से रोग में शीघ्र प्रभावकारी लाभ प्राप्त होते हैं एवं इसके साथ साथ सभी प्रकार के दुष्प्रभावों एवं हानियों से रोग मुक्त होता है। ठीक है, तो जल चिकित्सा इतनी बढ़िया है कि आप लोग सब लोग अपने घरों में अपने तरीके से छोटी छोटी बीमारियों में इसको अपनाएं, और इसकी तरह तरह की विधियां हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ डाली। उसके जितने भी प्रयोग हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। आप उनको YouTube पे खोल करके भी देख सकते हैं, हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे अपने ऊपर सबसे पहले अपने घर में अप्लाई करें। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सीधे मरीज पे आप कुछ नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे। भरोसा तभी आएगा जब आपकी अपनी छोटी छोटी बीमारियों पे आप अपनी जल चिकित्सा की पकड़ बनाएं, और उससे आपको एक विश्वास हासिल होगा और उसको फिर आप सलाह देने लग जाइएगा दूसरों को। जल के 3 विशिष्ट गुण हैं। रक्त में विद्यमान विकृत पदार्थों को घुलाना। पहली बात क्या होता है, पानी किसी भी जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं उनको डिसॉल्व करता है। ठीक, फिर जो डिसॉल्व कर लिया अब उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। स्वच्छ रक्त का संचालन, जब साफ हो गया, टॉक्सिन्स तो बाहर निकल गए, तो ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है और शरीर को स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। अब बहुत सारे प्रयोग हैं। क्या क्या है, जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो उनको घुलाना है, उनको बाहर निकालना है और शरीर को ताकत देनी है। ठीक, गीली घास पर, गीले पत्थर पर, ओस से भीगी या वर्षा से गीली रेत पर या जमीन पर ताजी पड़ी हुई बर्फ पर नंगे पैर टहलना चाहिए। इसको बहुत पुरानी किताबों में कठोरीकरण का सिद्धांत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये कि जब आप मंदिर जाते हैं किसी भी, तो मंदिर पर क्या होता है कि आप उसके पहले थोड़े से पानी को क्रॉस करना होता है। बड़े बड़े गुरुद्वारे हों, टेम्पल्स पुराने हों, तो थोड़े से पानी को आप, बिल्कुल छिछला पानी होता है जिसमें आपके सिर्फ पंजे डिप होते हैं और उस पे आप चलते हैं, या ओस पड़ी हुई घास पे चलना आपको हमेशा ही एनर्जेटिक करता है, ताकत देता है। हाँ, और वो ऑन द अदर हैंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, मेंटल डिप्रेशन दूर हो रहा है, तो ये सब चीजें तो है ही है। गीली घास पर, गीले पत्थर पर, गीले पत्थर कैसे कि आसपास पत्थर लगे, तो बहुत सारे ट्रैक ऐसे बने हुए हैं जो सुंदर भी लगते हैं और जिन पर नंगे पैर चलने से आपको फायदा होता है। पैरों और हाथों को शीतल जल से धोना, ये आज का रिवाज नहीं है, हमारी एंशिएंट साइंस थी कि आप किसी के घर ही अंदर नहीं जा सकते बिना पैर और हाथ धोए। आज सिर्फ रेयर कल्चर बचा है जब आप क्रिमिनेशन से आते हैं, अदरवाइज
कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आया हुआ आपके घर में बाहर ही आप उसे लोटा देते थे, जग देते थे, पैर हाथ धोते थे और वो तब भी आते थे। पहली बात तो जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है वो अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करते थे बाहर ही। तो वो उन्हीं के लिए अच्छा था कि वो जितना एक्सर्शन है, थकान है, वो पहले ही बाहर निकल गई और वो एक शांत मन से आया। और अभी क्या है, अगर हमने ये तो कराया नहीं तो वो जूते वूते पहन के अंदर जब आ गया तो वो प्रेशर भी है, एक्सर्शन का भी प्रेशर है, आने का भी प्रेशर है, वो सारा फ्रस्ट्रेशन आप ही के घर पे निकल गया, आप ही के साथ की एनर्जी खराब हो गई। तो उसको तो हमने कुछ अच्छा दिया ही नहीं, चाय ऊपर से चाय और पिला दी, तो कुछ अच्छा हम दे नहीं पाए और उल्टा वो भी हमारे ऊपर नकारात्मक परिणाम डाल के गया। तो पैरों और हाथों को शीतल जल से धोना, घुटनों पर धार से पानी डालना अर्थात अभिसिंचित करना चाहिए। ये एक प्रयोग भी है और ट्रीटमेंट भी है जिसको हम जेट स्प्रे, याद नहीं आ रहा मुझे वो वर्ड, तो मैं अपने स्प्रे है मैडम, धीरे धीरे तेज धार से पानी डालना। 2 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, इसको मैं मेरी प्रैक्टिकल सेशंस में कुछ मैंने लिखा हुआ है, इसको इस समय याद नहीं आ रहा, एक वर्ड है इसका प्रॉपर। तो घुटने पर, चाहे आप बाहर गार्डन के पास ही जो टैप लगा हो उस पे घुटनों पर जब भी टहल के आए या टहलने जाएं तो 2 मिनट के लिए आप पैरों पर पानी डालें, ताजा पानी। तो जब आप जाते हैं तो गर्मी से पैर गर्म हो रहे हैं और आप ताजे पानी से उनके खून के दौरान को ठीक कर रहे हैं। तो बहुत हद तक नी हेल्थ, पंजों में दर्द, आपके ब्लड सर्कुलेशन, पिंडलियों में दर्द, ये सब उससे ठीक होता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है और वो पानी वापस आपका प्लांट्स में चला जाए। तो चाहे तो पाइप थोड़ा सा धीरा खोल के आप ऐसे डालो और चाहे तो मग से पानी पैरों पे डालिए। प्रत्येक ठंडे जल के प्रयोग के बाद व्यायाम या श्रम के द्वारा शरीर में गर्मी लानी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जब हम टहलने जा रहे थे उसके पहले हमने कर लिया और जब हम टहल के आए तब हमने कर लिया, तो जो घुटने के पैरों पे पानी डालने का प्रयोग था, तो क्यों? क्योंकि बीच में हम पैरों को गर्म कर रहे थे। अब ठंडे जल के प्रयोग के बाद हमने हिप बाथ जो सजेस्ट किया, आप उसके बाद एक्सरसाइज करिए या उसके पहले एक्सरसाइज कीजिए, तो एब्डोमिनल एरिया का फैट भी कम होता है और स्ट्रेंथ भी आती है। इसी तरह इसमें कहीं पे भी आपने ठंडे जल का प्रयोग किया अगर, तो उसको गर्म करना चाहिए। भी भारत में जल चिकित्सा लुई कुने की पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के साथ आई, ठीक है, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। उनका मत था कि सभी रोगों का कारण एक है, उन सब की चिकित्सा भी एक है। उन्होंने स्नान, वाष्प स्नान आदि स्नानों पर विशेष बल दिया है। एडोल्फ जुस्ट ने जल चिकित्सा में मिट्टी के व्यापक प्रयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने आहार नियंत्रण पर भी बल दिया है। मिट्टी में विजातीय मिट्टी की विजातीय तत्वों और कीटाणुओं से उत्पन्न गर्मी को रुग्ण स्थान से खींच लेने में भारी शक्ति है। अतः उन्होंने चोट, घाव, जलना, फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, एक्जिमा आदि चर्म रोग, बिच्छू, सांप आदि के काटने पर तथा हड्डी के टूट जाने पर गीली मिट्टी का प्रयोग लाभदायक बताया है। ठीक है, पर अगर घाव है, काटा है किसी ने, तो आप किसी सूती कपड़े के ऊपर, मार्किन के कपड़े के ऊपर उस मिट्टी को रखेंगे और फिर बांधेंगे, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे। तो अगर कटा हुआ घाव है जैसे सोरियासिस में होता है, तो आप एक पतले कपड़े के ऊपर रखेंगे, आंखों पर पतले कपड़े के ऊपर रखेंगे, एनएस पर पतले कपड़े के ऊपर रखेंगे, बाकी जगहों पे आप सीधे मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल हमारे जीवन का आधार है। यह आयुवर्धक रसायन है। इसमें 2 तत्व मुख्य हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सभी को पता है फॉर्मूला H2O, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। H2O केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वाटर का, वो है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अतः जल दोषनाशक और शोधक दोनों हैं। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों के विश्लेषण द्वारा बताया है कि जल शरीर में 70%, लार में 99%, लार में सलाइवा मतलब 99%, यूरिन में 93%, पित्त में 88% और रक्त में, ब्लड में 79%, मांसपेशियों में 75%, पसीने में 56.8% और हड्डी में 13% विद्यमान है। ठीक है,
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अतः शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा विभिन्न रोगों का जन्म होता है। अब कुछ विधियां हैं जो आपको मैंने दिखाई भी थी और आपको पता भी होंगी, और आगे जब ये खत्म हो जाएगा तो जो हमारा आपका प्रॉमिस था कि हम और भी चीजें आपको डिस्प्ले पे दिखा देंगे जब लैपटॉप खोलेंगे। टब बाथ का अर्थ रोगग्रस्त अंग को पानी में भिगोया जाए। इस प्रयोग में टब या बड़े पात्र में पानी भरकर व्यक्ति उसमें बैठता है। निर्धारित समय तक टब में बैठने से पानी का प्रभाव उसके शरीर और उसके अंगों पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के रोगग्रस्त अंग निरोग हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर निरोग होकर स्वस्थ पुष्ट होता है। यह हमने हमेशा देखा कि कटी स्नान से अनगिनत फायदे हैं। आज हमारा लाइव सेशंस, लाइव इंस्टाग्राम हम लोग कर रहे थे। जितने भी हमारे पुराने पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनको हमने कॉल्स किए, उनको बोला तो वो खुद ही अपने आप आगे आ रहे हैं। तो आज इंस्टाग्राम लाइव में एक पंजाब की लेडी थी जिसने हमको शेयर किया कि जब आपने हमको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम के लिए कटी स्नान लिखा तो 3 दिन के कटी स्नान के बाद मेरे पैरों का फंगस ठीक हो गया। तो पैरों में जो फंगस था वो किसी तरह नहीं जा रहा था, साल भर से जब वो ट्यूब लगाती थी तब वो ठीक होता था और फिर आ जाता था, और बहुत बुरी तरह फंगस था। तो मैंने कहा कि आपको लीवर हेल्थ आपकी जा रही थी और वो लीवर इश्यूज थे जो ये बात ने अपने आप ठीक किए। आप तो ठीक करने मतलब फीमेल डिसऑर्डर जा रहे थे हम लोग, लेकिन ठीक क्या हो रहा है, और भी जो जो चीजें साइन दिख रहे थे वो सब ठीक हो गए। तो ये खूबसूरती है नेचुरोपैथी की। और एलोपैथ क्या करता है, एक जगह ठीक करता है, दूसरी जगह 4 और बीमारियां बढ़ा देता है। एक प्रॉब्लम तो आपके पर्चे पर वो दिखा देगा कि भाई देखिए ये पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए हैं, दूसरे पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है कि जो टब बात है ये बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक करता है। कटी स्नान, अच्छा टब बाथ और कटी स्नान में क्या अंतर है? जब आप टब बाथ लिख रहे हैं तो इसमें बड़ा वाला टब भी आ गया जिसमें पूरी बॉडी अंदर है ना, और कटी स्नान एम्फेसिस है कि आपका सिर्फ कमर का हिस्सा आया। ठीक है, कटी मतलब कमर का हिस्सा अंदर है, पैर बाहर है। उस तरह के टब में आप पूरा अंदर नहीं बैठेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी टब में हम पूरा अंदर बैठ जाएं तो ज्यादा फायदा होगा, या पैरों में भी दर्द है तो उनको भी अंदर कर ले। तो ऐसा ना करें, पैरों में दर्द है तो भी वो ठीक होगा और फिर उसके लिए हॉट फुट बाथ हम लोग कर सकते हैं। तो यह लुई कुने की आविष्कृत चिकित्सा विधि है। टब या बड़ा टीन का बर्तन लेना चाहिए, उसमें ठंडा पानी इतना भरना चाहिए कि बैठने पर जल नाभि तक आ जाए, मतलब 1/3 जल भरेंगे, आधा भरेंगे तो बहुत ऊपर आ जाएगा, गिरने लगेगा। तो पैर टब से बाहर रहते हैं, कपड़े से पेट को धीरे धीरे मलते हैं। ऐसा 5 से 10 मिनट तक करें। बाद में गर्मी के लिए व्यायाम या श्रम करें। इससे गर्मी के दस्त ठीक होते हैं, मोटापा दूर होता है, खून शुद्ध होता है, स्नायुमंडल को लाभ होता है, उच्च रक्तचाप में भी लाभप्रद है। इससे पेट की वायु निकल जाती है, पाचन शक्ति प्रबल होती है, रक्त बवाल निर्मित होता है, नियमित होता है और बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो कटी स्नान भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिनके घर में थोड़े बड़े टब हो, नहीं तो ले लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो टीन का हो। आप पैर को बाहर स्टूल पे रखिए और अंदर उसमें बैठ के देखिए कुछ देर, है ना, 10 मिनट बैठ के देखिए, फिर वॉक पे निकल जाइए और आप देखें कि आपके शरीर में क्या अंतर महसूस हुआ है। 1-2 दिन ऐसा किया जा सकता है, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। आगे बात करते हैं हर रोज कर सकते हैं? हर रोज कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। कितने टाइम? अगर देखिए टहलने जाने से पहले करते हैं तो 5 मिनट पर्याप्त है, 5 से 10 मिनट। अगर शाम को या सुबह टहलने जाने से पहले करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल सब कुछ रेडी रखिए, ढूंढिए नहीं। मतलब आपको जो कपड़े पहन के टहलने जाना है, वो जूते सब एक जगह पे हैं। आपको तुरंत ये काम करना है कि आप 5 से 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट तक आप बैठे, पैर बाहर सूखे हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं या स्टूल पे रख लिए, ताजा पानी उसमें भरा हुआ है। 10 मिनट बाद आप तुरंत उठे, कपड़े पहने और टहलने चले गए। ठीक है, अद्भुत फायदा होता है। ठीक है, सारी चीजें आपकी कब चली जाएंगी पता नहीं। 10 से 15 दिन करिए, फिर थोड़ा पॉज दे करके फिर करिए, क्योंकि एक लंबे समय तक इंसान नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि 15 दिन में उसको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। हालांकि 3 महीने तक हमने पेशेंट्स को कराया है और उनके फाइब्रॉइड्स तक गए हैं फीमेल में, और मेल में तो जो और फायदे होते हैं वो होते ही हैं।
क्योंकि वो मेहन स्नान का भी ऑल्टरनेट है, जेनाइटल बाथ भी उसी से हो जाता है, क्योंकि जब आप नेकेड बैठते हैं उसमें तो जेनाइटल बाथ भी हो रहा है इनडायरेक्टली ठंडे पानी का, और फिर आप टहलने जाते हैं। ठीक है, तो अद्भुत है, उसे एक तीर से बहुत सारा फायदा होता है एक स्नान से। फिर बात करते हैं पाद स्नान। पाद स्नान क्या, पाद मतलब पैर। इसके लिए पिंडली या घुटने तक गहरे ठंडे पानी में 1 से 3 मिनट तक खड़ा रहना होता है। इसमें शरीर में ताजगी आती है और शक्ति बढ़ती है। इसमें नाड़ी दुर्बलता, रक्त अल्पता, सिर और गर्दन के रोग, व्रण, घाव, संधिवात, गठिया और पैरों के समस्त रोग दूर होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के लिए तो है ही है, और एनीमिक लोगों के लिए है, सिर और गर्दन के रोगों के लिए है, संधिवात, गठिया और पैरों के समस्त रोग दूर होते हैं। ठीक है, ऑर्थराइटिस के लिए है। हॉट फुट बाथ भी कृपया आप सभी लेके देखें। मौसम अब ठीक हो रहा है। हॉट फुट बाथ तो गुनगुने पानी में पैर डालते हैं और गर्म पानी साइड से बढ़ाते जाते हैं। सिर पे ताजा ठंडा पानी डालते हैं और बॉडी और बाल्टी को एक साथ कपड़े से ढक लेते हैं। इतना ऐसा करके पढ़ाते जाइए 15 मिनट, और उसके बाद नहा लीजिए। तो नहाने से पहले इस अभ्यास को करके देखें। हालांकि हम पेशेंट्स को रात में रिकमेंड करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। रात में सोने से पहले हॉट फुट बाथ अगर लिया जाए तो नींद अच्छी आती है। इंसोम्निया का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बाकी बहुत सारी चीजों में फायदा होता है। अर्ध स्नान, हॉट फुट बाथ के बाद स्नान करना चाहिए क्या? हाँ, अगर नहीं कर सकते तो स्पंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार पसीना दिखता नहीं है पर आता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो वो कपड़े बदल दिए जाएं जिन कपड़ों में लिया गया है, और एक टॉवल भिगो करके पूरी बॉडी को पोंछ लिया जाए। ठीक है, अगर नहीं नहा सकते तो ऐसा करना चाहिए। बुखार के वक्त में कर सकते हैं? हाँ जी, बुखार के वक्त यदि बुखार के वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बुखार में तो गर्मी है ना बॉडी में, और हॉट फुट बाथ एक गर्म ट्रीटमेंट है। हाँ, तो बुखार में नहीं करेंगे। अर्ध स्नान, टब में बैठने पर जल पेट तक पहुंचे, पानी ठंडा होना चाहिए। 1 मिनट में 3 मिनट तक करें, 1 मिनट में 3 मिनट तक करें, इससे अधिक नहीं। इससे शरीर के निचले भाग की विकृतियां और रोग समूल नष्ट होते हैं। इसमें आंतें बलिष्ठ होती हैं, शरीर की शक्ति वृद्धि होती है, बवासीर, वायु, उदरशूल, हिस्टीरिया आदि रोग नष्ट होते हैं। सहस्त्रधारा स्थान या फव्वारे का स्नान, ये कटिस्तान का ही एक ऑल्टरनेट है, जिसमें पैर तो बाहर है। अब अगर टब में बैठे हुए हैं फ्लैट पैर करके, तो आधा इन्होंने पानी भरना है इसमें, तो इसको कहते हैं अर्ध स्नान, कि आधी नाभि तक पानी भरा हुआ है। तो इसमें बड़े टब में भी आप ऐसे बैठ सकते हैं, पैर ऐसे फैला करके। तो पैर, अभी तक क्या था, पैर बाहर थे तो कटी स्नान, अब पैर ले लिए और कमर ले ली तो अर्ध स्नान, मतलब आधी बॉडी हमारी पानी के अंदर है, तो वो फिर फुल बॉडी वाले टब में ही हो पाएगा। फिर सहस्त्र धारा स्नान या फव्वारे के स्नान में शरीर में शीतलता लाने के लिए उत्तम साधन है, और ये हर जगह मिलता है आपको। इससे मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है, और इससे रोग निरोधक शक्ति आती है। अब घुटनों पर धारापात, घुटने पर जो एक कल बता भी रहे थे डॉक्टर साहब कि इससे फायदा होता है बहुत हमारे यहाँ, तो नो डाउट फायदा होता है। घुटने पर धारापात, घुटने पर धारापात कुर्सी पर बैठकर दोनों घुटनों पर टोटी वाले बर्तन से 2 से 10 मिनट तक धारा से पानी डालना चाहिए। फादर नाइट ने इस विधि की बहुत प्रशंसा की है। इसमें पैर में रक्त की कमी, कमजोरी एवं पैर की सभी बीमारियों में विशेष रूप से लाभ होता है। तो 2 से 10 मिनट नॉर्मल पानी ऐसे घुटने के ऊपर से डालना है। एनिमा, आंतों की धुलाई और सफाई के लिए एनिमा विधि है। ये जल चिकित्सा का प्राण है। जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें सप्ताह में 1 बार एनिमा लेने से लाभ होता है। इसका अधिक प्रयोग हानिकारक है। मिट्टी की पट्टी का प्रयोग, जल चिकित्सा में मिट्टी भी सहायक है। स्वच्छ मिट्टी खूब ठंडे पानी में भिगोकर गाढ़ा सान लें। रुग्ण स्थान पर इसकी आधा इंच मोटी तह बनाकर रखें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। आवश्यकता अनुसार आधे घंटे बाद पट्टी बदल दें। जस्ट का कथन था कि गीली मिट्टी की पट्टी चोट, घाव, आग से जलने, फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, एक्जिमा, बिच्छू आदि के काटने पर विशेष लाभप्रद है। पेट पर मिट्टी की ठंडी पट्टी बांधने से ज्वर, दस्त, हैजा, बवासीर, पेचिस, कब्ज आदि ठीक होते हैं। ये भोजन से 1 घंटा पूर्व या 2.5 घंटा बाद बांधनी चाहिए। तो इसी तरह हमारे जैसे जो भी लोग, हम ही नहीं, हम जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पेट पर आधा इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखते हैं पहले,
और आंखों पर रखते हैं, माथे पर रखते हैं। फिर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं जो हमने आपको समझाई थी, 3-1 3-1 3-1 3-3। फिर पेट की साइंटिफिकली मसाज करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे या सर्कुलर मोशन में, और फिर एनिमा देते हैं। तो ये जैसे सुनने में अच्छा लग रहा है, वैसे ही अगर करा जाए तो पेट 3 दिन में पूरी तरह ऐसा लगता है कि पूरी तरह हल्का हो गया है, साफ हो गया है एकदम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है पेट के लिए। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह से क्लीन कर दिया, आपने स्टीम बाथ दे करके इस तरह से शरीर का शोधन कर दिया। कटी स्नान अगर ये कर रहे हैं तो फिर कटी स्नान नहीं करेंगे, है ना, तो किसी दिन कटी स्नान कर दिया और फिर फुल बॉडी मसाज कर दी। तो इस तरीके से एक डिटॉक्सिफिकेशन तैयार, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। उषापान, प्रातः उठते ही शौच से पूर्व 1 गिलास ठंडा पानी पीना चाहिए। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है, फेफड़ों और दिल स्वस्थ होते हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और मनुष्य दीर्घायु होता है। देखिए, जो व्यक्ति कह रहा था ना उषापान मतलब पानी पीना, गर्म पिए या ठंडा पिए, ये डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू नेचर। आप तांबे में रख दिया है तो तांबे का पानी अमूमन गर्म नहीं करना चाहिए, वो जैसे टेम्परेचर का हो वैसे ही आप सिप कर करके आप कगासन में बैठ के उसको ग्रहण कीजिए, और जो नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठ करके ग्रहण करें और फिर टहलने चले जाएं। तो उषापान का मतलब ये कतई नहीं है कि गर्म पानी पीना चाहिए, जैसे आपका टेम्परेचर हो, जैसा आपका क्लाइमेट हो, मौसम हो, उसके अकॉर्डिंग पानी को ग्रहण करना चाहिए। तैरना, जल में तैरना उत्तम व्यायाम है। इसमें हाथ पैर का अच्छा व्यायाम हो जाता है, इससे नसों में स्फूर्ति आती है, मन और मस्तिष्क में नया जीवन आता है, रक्त प्रवाह में प्रगति होती है और भूख अच्छी लगती है। तो जो लोग भी करते हैं तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या हम सभी जानते हैं जिनको आती है और जो करवाते हैं, या छुट्टियों में भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चों को ले जाएं, कराएं। तो अगर स्विमिंग पूल साफ है तो उन्हें बिल्कुल सिखाना चाहिए, कराना चाहिए। आंखों के रोगों की चिकित्सा, लाल फिटकरी के ऊपर पतली धार से पानी डालना और आई ग्लास में उस लोशन को लेकर क्रमशः दोनों आंखों को धोना। एक आंख को हाथ से बंद करके दूसरी आंख को आई ग्लास में डुबोना और 8 से 10 बार खोलना और बंद करना। जल बदलकर इस प्रकार दूसरी आंख को धोना चाहिए, इससे आंख की बीमारी दूर होती है। नियमित रूप से प्रतिदिन 1 बार करने से आंख की कोई बीमारी नहीं होगी। तो अच्छी बात है, मैंने तो ये लाल फिटकरी मैंने तो ऐसे ही आई वॉश कराया है। ठीक है, त्रिफला का पानी से भी कराते हैं, पर ये आपके कंटेंट में है तो करके देखना चाहिए जिनकी भी आंखें वीक हो रही है। इनफैक्ट मुझे भी करना चाहिए। लाल फिटकरी के ऊपर पतली धार से डाला तो जो पानी नीचे निकला उसको मग में डाला, और आई वॉश कप है हमारे पास। जैसे हम लोग जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं उसमें सुबह 8 बजे पेशेंट खाली पेट आ जाता है, तो खाली पेट आने के बाद हम लोग जलनेती, कुंजल, मट पैक, एनिमा, गंडूश, आई वॉश, दातुन, ये सब कराते हैं 1 घंटे करीब। फिर अपना योग साधना, फिर हवन चिकित्सा, फिर उनको पूरे दिन लिक्विड आहार और जो भी देना है, नाश्ता पानी, वो सब चलता रहता है। मेडिटेशन और ये जो नेचुरोपैथी का पार्ट मैंने बोला, ये तो ये सारा कुछ 1 दिन 3 दिन लगातार करने से अद्भुत अद्भुत लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं उदर कृमि एवं उदर रोग। ताजी पड़ी हुई बर्फ को गुड़ के साथ खाने से पेट के सभी कीड़े मर जाते हैं। ताजी पड़ी हुई बर्फ और गुड़, अच्छा, तो ये भी अच्छा है, करके देख सकते हैं। या पेशेंट को उपवास करा सकते हैं, क्योंकि मैं गुड़ से उपवास तो कहती हूँ भाई कि जिनका काम नहीं चल रहा है, वैसे तो नींबू पानी शायद अच्छा है, पर जिनको एसिडिटी है उनको हम नींबू मना करते हैं, तो उनको हम कहते हैं खांड या गुड़, जिसपे गांधी जी रहा करते थे, उस पे उपवास रह जाइए। गर्मियों में थोड़ा थोड़ा गुड़ खाइए, पानी पीजिए, दिन भर बिता दीजिए। तो ये मैंने नहीं किया था, तो इसको भी करके देख सकते हैं आप। बर्फ और गुड़ को खिलाने से एसिडिटी भी कम होगी, जितना मैं समझ पा रही हूँ। एवं वर्षा का शुद्ध जल उपवास आदि के समय पान करने से शरीर के प्राय सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो वर्षा का शुद्ध जल भी आज कितना शुद्ध है पता नहीं। ज्वर का ताप अधिक होने पर
रोगी के माथे पर शीतल जल की पट्टी रखने से ताप न्यून हो जाता है और उसकी बेहोशी आदि दूर हो जाती है। गीली पट्टी, मिट्टी की पट्टी भी ज्वर का ताप कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर माथे पर चंदन, मिट्टी की पट्टी, ठंडी पट्टी रखते हैं, वो रखते ही हैं। और जब बहुत बढ़ता है तो फिर क्या करेंगे, पेट पर रखते हैं, पेड़ों पर और पिंडलियों पर गीले पानी की पट्टी तो निचोड़ करके, तो ये ज्वर में जो फीवर है उसमें उसमें फायदा करता है। कुस्वप्न, स्वप्न दोष आदि। कुस्वप्न मतलब बुरे सपने आना, और स्वप्न दोष आदि के निवारण के लिए सोते समय शीतल जल से पैरों को धोना बहुत लाभप्रद होता है। मूत्रेंद्रिय को शीतल जल से धोने से भी रोग दूर होते हैं। ये मैंने बताया था मेहन स्नान के अंतर्गत आपको, है ना। तो मेहन स्नान में जेनाइटल ऑर्गन्स को ही सिर्फ यूरेथ्रा को आपको ठंडे पानी से धोना चाहिए। ये भी एक ट्रीटमेंट है, और जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, उनको करना चाहिए। फिर आता है प्रमेह। पुरुषों और स्त्रियों के प्रमेह को दूर करने के लिए कटी स्नान टब बाथ उत्तम उपाय है। कटी स्नान और शिश्न स्नान वीर्य संबंधी रोगों को दूर करने के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो अगेन जो सीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हिप बाथ, हमने अगेन कहा कि आप हिप बाथ लेते हैं तो भी मेहन स्नान का काम हो जाता है। अदरवाइज ये जेनाइटल बाथ आपको उसमें भी फायदा पहुंचाता है। ये ज्यादा देर का नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ जेनाइटल बाथ ले रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक, इसको भी खाने के बाद नहीं लेते हैं, नहाने के टाइम पे नहीं लेते हैं, ये अलग से एक ट्रीटमेंट है। अदरवाइज ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है और फायदा नहीं होता है। चर्म रोग। वर्षा के स्वच्छ जल में स्नान करना और रोगग्रस्त अंग पर शीतल जल धार से डालना चर्म रोग को नष्ट करता है। ये भी अच्छी इफेक्टिव बात है, और हम हमेशा ही वर्षा ऋतु में स्नान करना पसंद करते हैं और लोगों को भी करना चाहिए, है ना। तो जरूर करना चाहिए। जब बारिश शुरू हो तो 2-3 बार तो भीग ही लीजिए। आजकल वो कार कल्चर जब से चला है तो मुझे बहुत दुख होता है। स्कूटी चलाते थे तो भाई भीग के आ गए, अब कार चलाते हैं तो मजबूरी है भाई, क्यों भीग रहे हो। अब कार में तो ऐसे निकल के भीग नहीं सकते, तो ऐसे भी आपको अच्छा भीगना चाहिए। जलपान। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि पर्याप्त मात्रा में जल ना पीने से मनुष्य को सैकड़ों रोग हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। जल शरीर के अंदर के सभी दूषित तत्वों को बाहर निकाल देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार से विभिन्न रंग की बोतलों में सूर्य की किरणों में रखा हुआ जल औषधि के रूप में हो जाता है और यह विविध रोगों की चिकित्सा के काम आता है। ये भी अब धूप अच्छी निकलने लग गई है। आप लोग एज ए प्राकृतिक चिकित्सक इसको बनाएं, करें और इसका महत्व समझें। जल चिकित्सा में रंग चिकित्सा के अंतर्गत ये बहुत इफेक्टिव होता है। कांच की बोतलें रूअफ़ज़ा वगैरह की आपकी खाली हुई होंगी, नहीं तो आजकल मार्केट में मिलती हैं। आप उस बोतल में सेलोफिन होती है जो अलग अलग रंग की, उसको ऊपर से ढक्कन को हटा दीजिए जिस समय आप धूप में रखें, क्योंकि वो प्लास्टिक का होगा। 2-3 अंगुल मतलब 3 अंगुल करीब शीशी खाली रहे और ऊपर से सूती कपड़ा बांध दीजिए और नीचे सेलोफिन लगा दीजिए जिस रंग का पानी बनाना है। तो वैसे तो आप सादे कांच की बॉटल्स खरीद लीजिए आप 3-4 और अलग अलग रंग की सेलोफिन से उसको चार्ज कर लीजिए। नीला पानी बना लीजिए, पीला पानी बना लीजिए, लाल पानी बना लीजिए और ऐसे ये दिन भर में चार्ज हो गया, अगले दिन पी के देखिए। ठीक है, पर ये मेडिकेटेड वाटर है। 24 घंटे नहीं, आपने 8 बजे रखा तो 4 बजे तक आपको निकाल लेना है। चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और उसको आपको तख्ती पे रखना है। ठीक है, तो जो ये प्रिकॉशंस लिखना चाहे लिख ले। बॉटल के 4 अंगुल छोड़ करके पानी भरना है, ऊपर का 4 अंगुल छोड़ दीजिए, तब तक उतना ही पानी होना चाहिए। या उसी रंग की कांच हो प्रॉपर, नहीं तो कांच की बोतल में आप सेलोफिन लपेट दीजिए 2 राउंड। और ऊपर से सूती कपड़ा बांध दीजिए या लकड़ी का ढक्कन, जैसे वो आपके आते हैं नहीं कोस्टर्स, तो लकड़ी का ढक दीजिए क्योंकि कॉर्क लगवाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और प्लास्टिक की कैप हटा दीजिए, मिलेगी प्लास्टिक की, मिलती नहीं है कांच की कैप। और उसके बाद उसको पीढ़े पर रखिए, जमीन पर नहीं, जिससे मॉइस्चर ना आए। और 8 बजे से 4 बजे के बीच का आप रख लीजिए समय।
और उसको ला करके वो मेडिकेटेड वाटर तैयार है, तो अगले दिन आप उसको दिन में 4 बार 250 ml या 250 ml या 100 ml और छोटे बच्चों को 50 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम एमएल एक बार फिर बोलिए ना, एमएल किया कितना बोला था? हाँ, जैसे एक स्टैंडर्ड व्यक्ति 150 ml मतलब 1 कप पानी पिए, 250 नहीं, 150 ml 1 कप पानी दिन में 4 बार पी सकता है। ये मेडिकेटेड वाटर है, पूरे दिन नहीं पीना चाहिए अगर आपने धूप में रखा है प्रॉपरली। उससे छोटा बच्चा है अगर मान लीजिए 10 साल के आसपास का, तो आप उसको 50 ml दीजिए। और छोटा बच्चा है मान लीजिए 5-6 साल का, 4 साल का, तो आप उसको 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे करके, तो आप उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे और दिन में 4 बार पिलाएंगे। जैसे हमने आपको कलर थेरेपी का कुछ तो पढ़ा रही थी मैं, रंगों का कुछ कहीं तो पढ़ाया है, कुछ आया था आप लोगों को पढ़ाया, तो लाल रंग का मीनिंग पढ़ा रही थी। तो अब जब आप लाल रंग की सेलोफेन से बनाएंगे जल, तो वो क्या काम करेगा बताइए? लाल रंग का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वो क्या होता है? गर्मी प्रदान करता है, ऊर्जा, हाँ जी, ऊर्जा देना, गर्मी, ऊर्जा, एक्साइटमेंट देता है, गर्मी प्रदान करता है, दर्द हटाता है ना। लाल तेल क्या करता है? घुटने के दर्द के लिए लाल तेल, ऐसे ही पानी है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो हम लाल रंग का पानी नहीं पिएंगे, ठीक। तब क्या करेंगे? हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तब हम नीले रंग का पानी पिएंगे दिन भर। और कुछ समझ में ना आए तो हरे रंग का पानी पीजिए, यूनिवर्सल आपके लिए यूनिवर्सल एनर्जाइजर, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो अगर वात पित्त कफ की बात करें तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो नीले रंग का पानी पिएंगे, वात बढ़ा हुआ है तो लाल रंग का पानी पिएंगे, कफ बढ़ा हुआ है तो भी लाल रंग का पानी पिएंगे या पीले रंग का पानी पी सकते हैं। और बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हार्ट हेल्थ है तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए हरे रंग का पानी पिएंगे। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो पीले रंग का पानी पर पी सकते हैं। और इसको बताएं, वात पित्त कफ को और बैलेंस के लिए जो कलर्स को बोले हैं, वो अंग्रेजी में जो हरा यानी ग्रीन कलर होता है बैलेंस। हाँ, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर तीनों कलर्स को बैलेंस करता है ना। तीनों के लिए रेड कलर है मैडम। हाँ, कफ आपका गर्मी से जाएगा तो रेड कलर है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए कब्ज है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कब्ज आपका स्वादिष्टान चक्र के कारण है ना। तो कब्ज है तो कौन से रंग का पानी पिएंगे? नारंगी रंग का। स्वादिष्टान चक्र नारंगी रंग का होता है, मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है। तो किस चक्र का प्रॉब्लम है? बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र, लाल रंग का, ठीक। तो अगर आपको एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? लाल रंग का पानी पिएंगे। उससे ऊपर आइए, कब्ज रहता है, स्वादिष्टान चक्र का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, यूट्रस का प्रॉब्लम है कुछ, तो नारंगी रंग का पानी। तो आप लाल और पीली सेलोफेन एक साथ लगा दो, नारंगी रंग बन जाएगा। उससे ऊपर लीवर का प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? लीवर है तो आपका येलो कलर, मणिपूरक चक्र, ठीक। तो पीले रंग का पानी पिलाइए, 8-10 दिन लगातार पीजिए, अंतर आएगा बॉडी में। और इससे ऊपर हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है तो ग्रीन रंग का पानी, हरे रंग का। फिर थ्रोट, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो ब्लू कलर का, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र नीले रंग का है। डिप्रेशन, इंसोम्निया, क्या अजना चक्र, तो आपका इंडिगो है ना, बैंगनी रंग का। हर रंग की सेलोफेन मिलती है, नहीं तो 2 रंग मिला करके बन जाएगा रंग, ठीक है। और फिर सहस्त्रार चक्र आपका वॉयलेट कलर का। तो मेन आपको क्या है? यहां से गड़बड़ी है या यहां से गड़बड़ी है या हार्ट से गड़बड़ी है या मैक्सिमम पेट से गड़बड़ी है, ठीक। तो पेट का चक्कर है तो अगर किसी को मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन भी है और डिप्रेशन भी है तो कौन सा रंग सेफ होगा? डिप्रेशन भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, पर हरा रंग, पर हरा रंग स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। और पहुंचिए, हरा रंग स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सेफ साइड, पर उतना कब्ज को दूर कर पाए ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा रंग है जिसमें हल्का सा लाल रंग का प्रभाव होता है? नारंगी रंग। हाँ, नारंगी तो है पर नारंगी बहुत नीचे आ गया। पीला रंग
है ना। पीला रंग स्टिमुलेंट का काम करता है, और मणिपूरक चक्र जो आपका है सोलर प्लेक्सस, वो भी अच्छा खासा गवर्न कर रहा है ना लीवर हेल्थ को। तो क्यों ना हम लीवर की हेल्थ को अच्छा कर दें, वो भी डाइजेशन को अच्छा कर देगा, ठीक है, और उसमें भी हम सेफ साइड रहेंगे। पीला रंग आपके ब्लड प्रेशर में भी अच्छा काम कर जाएगा, बहुत हाई ना हो तो। अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का व्यक्ति है तो उसको गुड फील होगा येलो कलर के साथ। इसको बनाइए आप लोग। मैं एक बार आपको कांच का बोतल दिखाती हूँ। सेलोफिन तो अभी नहीं है, सनबीम थेरेपी के इंस्ट्रूमेंट में हमने लगाई हुई थी। सो सेलोफिन आ जाएगी, आप मार्केट से ले लो, जो पन्नियां लाल पीली नीली आती हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये प्लास्टिक का बॉटल यही मिलेगा आपको, है ना, जनरली नहीं मिलता। अब कायदे से तो इस पे कॉक का ढक्कन होना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल अभी कनेक्ट करें। 10 मिनट में खाली हो। ये कांच की बॉटल्स हम अक्सर खरीदते हैं, क्योंकि एक बार आप कांच में पानी पीना शुरू करेंगे ना तो स्टील भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टील की बोतल तो होती है, कांच की बोतल ले लें और इसके ऊपर आप छोटा सा कपड़ा या कोस्टर, हम तो समझते हैं कोस्टर ढक दीजिए, लकड़ी के कोस्टर्स ले आइए, उसको ढक दीजिए। और इतना पानी, ये तो कम है, पी चुके हैं, थोड़ा सा 4 अंगुल पानी खाली रखिए, जिससे जो वेपर बनती हैं वो वापस से कंडेंस होती हैं। तो आपको तेल बनाना है या पानी बनाना है, हमेशा ऊपर से 4 अंगुल खाली रखना चाहिए। नीचे रखेंगे फिर से ये पसीजेगा, तो लकड़ी के ऊपर एडवाइजेबल है बॉटल को रखना। तो कोई पीड़ा वीड़ा हो छोटा सा, उसको रख दीजिए इसके ऊपर, और इस पे डायरेक्ट सनलाइट जहां पे आ रही हो, शाम को 4 बजे उठा लीजिए। तो ये पानी तैयार हो गया। तेल तैयार करना है इसी तरह, तो आपको लगभग 20 दिन से लेके 40 दिन का रखना चाहिए, और बढ़िया तेल तैयार हो जाता है। तो घर में तेल को पका लीजिए, ये बिल्कुल अच्छा मौसम है आपका, बढ़िया 40 दिन में आपका तेल बहुत अच्छा चार्ज हो जाएगा। तो लाल रंग की बोतल में तेल बना सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और आपके अपने फायदे के लिए भी। तो 2 तरीके का तेल बन सकता है। एक, तिल के तेल में आप जितनी भी औषधियां हैं उनको पका लें। औषधियां इन द सेंस लहसुन है, मेथी है, अजवाइन है ना, दालचीनी है, नागरमोथा है, और भी जितना आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कलौंजी है। तो ऐसा आपने डाला, और वो जब धीमी धीमी आंच पे 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में पक गया, ब्राउन हो गया, तो आपने उसको छान दिया और छान के भर दिया, ठीक। दूसरा कैसा तेल हो सकता है कि आपने हर्ब्स को जो मैंने बोली वो ऐसे ही डाल दिया, जैसे जो रूट्स हैं, अर्जुन की छाल है, दालचीनी के टुकड़े हैं, वो आपने डाल के तेल भर दिया। अब आप जब उसको धूप में रखेंगे लाल रंग के सेलोफिन लगा करके, तो वो धीरे 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 डिफ्यूज होता जाएगा। तो वो औषधि उसमें धीरे धीरे डिफ्यूज होगी, वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप उसमें से छाना और वापस से भर दिया, ठीक है। तो वो आपका 40 डेज में बढ़िया तेल तैयार हो जाएगा। बड़ी बोतल में बना लीजिए, जैसे लोग अचार रखते थे, तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है। तो अब आप स्टार्ट कर दो लारवा के, तो आपका काम बन जाएगा। और अगर दर्द के लिए बनाना है तो लाल रंग की बोतल ढूंढ निकालिए, आजकल सब मिलती है अमेजोन पे। तो एक लाल रंग की बोतल आपकी इस काम के लिए मिल जाएगी, और वो आप तेल बना लो घर में। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मेरे स्टूडेंट वगैरह, तो मतलब सेल करने के लिए वैसा काइंड ऑफ, ठीक। चले, तो हम लोगों ने जलपान की बात की, सूर्य किरणों की बात आ रही थी, तो मैंने कहा कि अभी सूर्य की किरणें बिल्कुल बढ़िया आ गई हैं, तो आपको बता दिया जाए। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, अभी टाइम है। छाती की पट्टी,
छाती की गीली पट्टी लगाने के लिए सर्वप्रथम एक मोटा सूती वस्त्र लेना चाहिए जिसकी चौड़ाई छाती की चौड़ाई के बराबर हो और लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वे छाती में इर्द गिर्द लपेटी जा सके। इस पट्टी को ठंडे जल से भिगोकर तथा फिर निचोड़कर पूरी छाती पर पसलियों को आच्छादित करते हुए थोड़ा नीचे तक उसे 3-4 तह करके लपेटा जाता है तथा इसके बाद ऊनी कपड़ा इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। इस पट्टी को इसी अवस्था में 3 से 4 घंटे तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी चेस्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, है ना, लंग्स का एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ डर ठंडियों में लगता है व्यक्ति को। अब इस समय पे आप 10-11 बजे किसी को बांधेंगे या 15 दिन बाद से बांधेंगे तो उसको कोई शिकायत नहीं होगी और अंदर बढ़िया से पैक करके दूसरे कपड़े पहना दीजिए और 2-3 घंटे बाद निकाल दीजिए 10-11 बजे। तो आप देखेंगे आपका जितना कफ आ रहा है, कंजेशन है या सांस लेने में दिक्कत है, वो सब कब दूर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी आप अपने ऊपर करके देखिए। जो छाती की पट्टी है वो जितने भी पुरुष हैं मतलब मेल्स में तो आप चौड़ी पट्टी जैसी इन्होंने लिखे कर सकते हैं, पर जनरली हम उसको आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो 8 बनाते हैं, मतलब छाती की पट्टी पूरी कवर हो, बढ़िया से छाती को कवर करे। तो एक इधर से ले जाएंगे शोल्डर से और इधर लाएंगे, इधर से ले जाएंगे इधर से लाएंगे और फिर 2-3 बार ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो फीमेल में भी बहुत कंफर्टेबली रैप होती है, मेल्स में भी कंफर्टेबली रैप होती है और बहुत अच्छे से शोल्डर को कवर करती है। तो इन जगहों पर भी जो वीकनेस है ना मांसपेशियों में, उसको भी वो कवर करती है। तो इसको भी आप लोग बांध के देखो। सभी ने पट्टी, सभी के पास है, देखी हुई है सबने पट्टी 19 होती। चलिए इस कोर्स को यहीं पर खत्म करते हैं। अभी मैं पट्टी देखती हूँ, अगर होती है तो एक पट्टी दिखाती हूँ। सॉरी, क्लिनिक पे ही है तो चाहे आप रुके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी चादर कोई सूती चादर ढूंढ के रखिएगा, मत काटिएगा, दिखा दूंगी तो थोड़ा आइडिया रहेगा। और एक ऊनी चादर, तौलिया जैसे होगी ना? नहीं, तौलिया नहीं हो सकती, तौलिया नहीं हो सकती। सूती चादर चाहे तो सफेद जो ओढ़ने वाली होती है मार्किन की, और आइदर आपकी प्रिंटेड भी हो सकती है, पर वो सूती होनी चाहिए। ठीक, और कंबल आपका प्रॉपर कंबल होना चाहिए। ठीक है, शॉल हो सकती है लेकिन नायलॉन नहीं हो सकता, पट्टी नायलॉन वाली नहीं हो सकती, उसका अलग तरीके का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो 2 चीज। हाँ जी, कॉटन की साड़ी हो सकती है, कॉटन की साड़ी हो सकती है। सरोज जी वो फट जाती है, वो जैसे ही आप भिगो करके निचोड़ेंगे और कस के बांधेंगे ना तो वो फट जाती है। तो कोई भी चादर जो पुरानी आप ओढ़ते हैं, जो चादरें है ना, तो ओढ़ने वाली चादर सूती हो सकती है, अदरवाइज बिछाने वाली प्योर सूती चादर हो सकती है। तो उसको निकाल लीजिएगा पहले सीखने के लिए, और उसको कैसे काटना है क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और एक बार एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे हाथ में भी हो। और एक ऊनी कंबल पुराना, या आप नया कंबल 150 रुपए का खरीद लीजिए। ठीक है, या पुराना कंबल कोई शहीद कर दीजिए। और या शॉल, पिनानिल के कंबल ठीक रहते हैं ना? हाँ, फलालैन ठीक रहता है, फलालैन है ना, फलालैन का कंबल जो आता है वो भी ठीक है। और प्रॉपर कंबल जो आते हैं 150 रुपए के, जो ठंड बचाते हैं, वो हम तो वही कंबल खरीदते हैं, 150 रुपए का देता है वो बढ़िया रहता है। हाँ, इधर जो पुराना हो गया वो कंबल जो आप ओढ़ते हो उसको आप ले लीजिए, पतला भी हो। ठीक, और हमें चाहिए नाड़ा, तो जो नाड़े आपको मिलते हैं कहीं से वो आप इकट्ठे कर लो। तो जैसे ही हम बताएंगे आपका फटाफट तैयार हो जाएंगी वो पट्टियां, और घर में आपके पास होनी चाहिए क्योंकि उसके फायदे बहुत सारे हैं। तो छाती पर पट्टी भी मैं ऐसी सामने ही आपको रैप करके हल्का हल्का बता दूंगी, तो आप कैसे काट भी लेंगे और आपको आ भी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तैयारी करके रखेंगे। मैम अगर पॉसिबल हो आपको, तो आपने एक बार बोला था कि आप अकेले ही मतलब बांध सकते हैं हम टाइटली वो दरवाजे को। हाँ, वो भी बता दो। हाँ, इसका मतलब जी जी जी
वो भी बता दूंगी। स्टमक की पट्टी कैसे बांधते हैं, हाथ की पट्टी कैसे बांधते हैं, पैर की पट्टी कैसे बांधते हैं। तो चाहे तो यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। और ये पट्टी वैसे तो आपकी इसमें देखिए है भी, छाती की पट्टी है, छाती की गीली पट्टी से लाभ है, फिर धड़ की पट्टी है। अच्छा, पट्टी का पूरा सेशन ही है। पैरों की पट्टी है, घुटने की पट्टी है, निचले भाग की पट्टी है, वेरी गुड। और छोटी पट्टी, बर्फ की पट्टी, जल की गर्म पट्टियां, ठीक है। तो एक बार आपके पास पट्टियां बन जाएंगी ना तो अच्छा हो जाएगा। फिर ये तो गीली चादर की लपेट है जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो। इतने पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास लेते हैं इसके बाद। और पट्टियों का ये काम आप लोग प्लीज करके रखिएगा, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर सके, नहीं तो फिर सारा हवा हो जाएगा। ठीक, मेरे पास हाथ में पट्टी होगी, आपको बताने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होगा, और आप उसी दिन काट कूट के बना लीजिएगा। तो एक कंबल एक चादर की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आने वाली, 150 रुपए के दोनों मिलेंगे तो भी 300 रुपए। नहीं मिले घर में तो आप एक सूती चादर ओढ़ने वाली खरीद लो और एक कंबल, ठीक, उसको आप, और नाड़ा जो है या फिर डोरियां खरीद लेना, ठीक, वो खरीद के रखिएगा तो आपके अच्छे से बन जाएंगे। ठीक, पुराना होमवर्क किसने किसने किया, अब सिकाई किसने किसने की, अब तो मौसम और सही हो गया है। भैया ऐसे ना करिए, ऐसे करेंगे तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक चिकित्सा से सुनने में अच्छी लगती है, बहुत मेहनत का काम है प्राकृतिक चिकित्सा करना, और अपने ऊपर करना तभी फायदा होगा। जी मैम, पेट की सिकाई तो हमने की थी, घुटने के ऊपर किया था मैम, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन घुटने के ऊपर किया था जी। बहुत देखिए, हम लोग कितना भी कर लें, हम फिर भी बहुत आलसी हैं, हम सब आलसी हैं, मैं भी आलसी हूँ। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि हम कराएंगे और हमको अच्छा फील नहीं होगा। हम भी जिस दिन प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं तो चाहे बीच बीच में कराते रहते हैं, फिर भी जब कराते हैं तो मुझे लगता है कि अरे ये तो जन्नत है। तो मैं बोलती हूँ पेशेंट छोड़ता क्यों है ऐसा। तो ये महसूस आपको कराएगी जरूर कि अभी तो वाकई हम बीमार थे, ये एहसास करा देगी। अच्छा, स्वास्थ्य लाभ ये इसे कहते हैं। हमें लगता है हम स्वस्थ हैं, पर जब हम थोड़ा सा भी कराते हैं ना, तो बहुत सारे पेशेंट हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने ये फीडबैक दिया कि हमको तो लगता था हमारा पेट साफ होता है, लेकिन जिस दिन हम आपने इतना इंसिस्ट करके एनिमा लिया है, तब से जब से हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं उसके पहले हम मसाज और एनिमा स्टीम बात लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं ना हेल्थ है क्या एक्चुअल हेल्थ, क्योंकि हम उसी को अपनी एक्चुअल हेल्थ समझ रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी बुखार डायबिटीज बीपी हो रहा है वो हमें लगता है भाई सभी को तो हो रहा है, तो हम उसमें एक्सक्यूज ले लेते हैं कि इन्वायरमेंटल है, दवाएं हैं, औषधियां हैं, पोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हैं, बेचारे बन जाते हैं और हम उसको कैरी कर लेते हैं। घर वाले और कैरी करने देते हैं कि अरे छोटी सी दवाई तो खानी है ना। अगर हम जिद पे आ जाएं तो हमारा शरीर हमें खुद बताता है कि हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है और हम उसकी ऑयलिंग ग्रीजिंग मेंटेनेंस करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पे वो एक जुड़ी हुई है ना जिन्होंने चश्मे के लिए बताया, आई एग्री कि हमारा मुझे याद है 21 ईयर्स के जब हम थे तो एमएससी ऑप्ट किया था, एमएससी साथ में और मैरिज और नेचुरोपैथी। तो मुझे हेडेक होने लगा था और वो हाई पावर का चश्मा लग गया। फिर एमएससी छूट गया और नेचुरोपैथी करते करते वो शायद कभी भी आईज का ट्रीटमेंट नहीं किया, पर वो चश्मा 6 महीने से ज्यादा मेरी आंखों पर नहीं रहा होगा और आज 25 साल बीत गए। 25 साल बाद अब क्या एक्सक्यूज है कि 47 के हो रहे हैं, एजिंग है, थोड़ा तो होता है तो ये कैरी कर लिया। मैं ना चाहूं तो आज भी इसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारी विडंबना है कि हमने परिस्थितिवश अपने आप को ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि सब कर रहे हैं, सब लगा रहे हैं, है ना, सबके घुटने जा रहे हैं। अगर हम जिद पे आ जाएं और नेचुरोपैथी की विधियों का पालन करें तो यकीन मानिए झुर्रियां तो आएंगी अवश्य, है ना, लेकिन आपको बीमारी कोई बड़ी नहीं दे पाएगा। तो आप समय समय पर इसको सीखें और अपने को जागरूक करें, अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करें। वो ही आपका भरोसा आपका पेशेंट दिलाएगा और आपकी फैमिली वाले भी सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो जब भुगतेंगे तब आएंगे। तो आप अपने ऊपर काम करें। मैं भी सबसे ज्यादा अपने ऊपर करती हूँ। जब तक कोई व्यक्ति आके मुझसे नहीं कहता है तब तक हम किसी का ध्यान नहीं रखते, अपना ध्यान रखते हैं बस, और उसमें ही मुझे जीत लगती है अपनी। ठीक है, तो आप पहले खुद चलिए, खुद स्वस्थ होइए, लोग आपके पीछे अपने आप आएंगे कि भाई आप क्या कर रही हैं ऐसा करके, है ना जी। बताएं देवनाथ जी।
नमस्कार। थैंक यू।